Okay, so hello all. My name is Anshu Kain, and I am post graduated in MSN Medical Surgical Nursing from Nightingale Institute of Nursing, Noida, in 2016. So from today onwards, I will be dealing your Unit 9, that is MSN 2 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. तो बाकी टीचर्स ने मुझे बताया था कि आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, तो उन टॉपिक्स को छोड़ के we'll deal other topics. ओके, सो जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दैट टॉपिक इज हेडेक. जनरली जो हेडेक होता है वो नॉर्मल लैंग्वेज में किसको कह सकते हैं हम? व्हाट इज हेडेक? जस्ट सिंपल नॉर्मल. इट्स लाइक कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको टेंशन हो रही है या किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी, मतलब नॉर्मली कह देते हैं अरे यार इतना ज़्यादा बात मत करो, सर में दर्द होने लगेगा. तो हेडेक और नॉर्मल लैंग्वेज में हम हेडेक बोलते हैं और इसको मेडिकल लैंग्वेज में सिफेल्जिया बोलते हैं. CEPHALGIA, सिफेल्जिया. तो हेडेक और सिफेल्जिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल ह्यूमन फिजिकल कंप्लेंट्स. मतलब एक ह्यूमन फिजिकल कंप्लेंट्स के अंदर कितनी सारी ह्यूमन कंप्लेंट्स होती हैं. हेडेक हो रहा है या स्टमक एक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है. ये सारे एक इंडिविजुअल को फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. बट इन सारी कंडीशंस में सबसे ज़्यादा एक इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किस चीज़ के लिए करता है? हेडेक के लिए. टेंशन है, हेडेक हो जाएगा. फीवर है, हेडेक हो जाएगा. फिर कोई और प्रॉब्लम है तो सबसे पहला असर कहाँ होता है? सर में दर्द. तो हेडेक इज़ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन फिजिकल कंप्लेंट. तो हम क्या कह सकते हैं कि हेडेक इज़ अ सिम्टम. इट इज़ नॉट अ डिजीज़ कंडीशन, इट इज़ अ सिम्टम. तो headache is a symptom rather than a disease condition as it may indicate so many other disorders. जो हमारा headache होता है वो एक सिर्फ और सिर्फ symptom होता है, वो कोई disease condition नहीं होती है कि headache हो रहा है तो कोई बीमार है. headache is a symptom. तो headache is a symptom rather than a disease condition as it may indicate some other organic diseases like neurological diseases हो सकते हैं. headache is a pain stress response. जो हेडेक होता है वो हमारा एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है. देन अगर किसी पेशेंट को वेसोडायलेटेशन हो रहा है, ज़्यादा वेसोडायलेटेशन होता है तो पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है. हेडेक होता है पेशेंट को तभी. देन स्केलेटल मसल टेंशन है या किसी भी तरीके का कोई भी आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है जो आपका हेडेक एसोसिएट करता है, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो ईटियोलॉजी में क्या क्या देखेंगे हम? तो हेडेक इज़ नॉट अ डिजीज़ कंडीशन बट अ सिम्टम ऑफ अदर एसोसिएटेड डिजीज़ कंडीशंस. तो हेडेक इज़ जनरल लैंग्वेज में हम हेडेक बोलते हैं और जो मेडिकल लैंग्वेज है उसमें हम सिफेल्जिया बोलते हैं. CEPHALGIA, सिफेल्जिया. तो आपको सारे नोट्स मैं क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगी. नोट्स की आप प्रॉब्लम टेंशन नहीं लेना. तो सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे पास में आती है ईटियोलॉजी. अब ईटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो हेडेक होता है वो एक सिम्टम होता है. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं. हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, देन इंटीगुमेंट्री सिस्टम है, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मसल सिस्टम है. तो ये सारे हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं. अब इन सिस्टम्स में कुछ भी ऑल्ट्रेशन होगा, कुछ भी अप एंड डाउन होगा तो असर कहाँ होगा हमारा? क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो हमारा सारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. तो किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो असर हमारा कहाँ होगा? सबसे पहले ब्रेन में होगा. और ब्रेन में असर होने का सीधा सीधा इंडिकेशन है पेशेंट को हेडेक होगा. तो ईटियोलॉजी यू कैन अंडरस्टैंड बहुत वास्ट होने वाली है इसकी ईटियोलॉजी. तो ईटियोलॉजी सबसे फर्स्ट आएगा आपका माइग्रेन हेडेक. तो माइग्रेन हेडेक किस वजह से हो सकता है? इन्फ्लामेशन, एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन. वो मेनिंजाइटिस हो सकता है, वो एंसेफेलाइटिस हो सकता है, वो किसी भी टाइप का अदर बॉडी सिस्टमिक इन्फ्लामेशन हो सकता है. क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से हिस्टामिन सेरोटोनिन बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं. और जब हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन बॉडी के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जब ये रिलीज़ होते हैं तो ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को एक्स्ट्रा कर देते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं. और जब ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसका जो काम का प्रेशर है, जो वर्क प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा.
क्योंकि उसको अभी बॉडी का नॉर्मल सिस्टम भी हैंडल करना है और जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको भी हैंडल करना है। तो हमारे ब्रेन के पास में 2 एसोसिएटेड वर्क्स आ जाएंगे। तो इन दोनों एसोसिएटेड वर्क्स को टू नॉर्मलाइज द बॉडी फंक्शन एंड टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑल्सो, बॉडी का फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए ब्रेन हैज़ टू अंडरगो 2 डिफरेंट साइमल्टेनियस फंक्शंस। ठीक है, तो जब ये 2 डिफरेंट साइमल्टेनियस फंक्शंस को एसोसिएटेड हम करते हैं तो प्रेशर की वजह से हेडेक होता है। तो फर्स्ट आपकी इटियोलॉजी क्या है? इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन। देन इरिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द ब्रेन, यानी कि हमारा जो ब्रेन को सराउंड करता है, हमारा ग्रे मैटर हो गया, वाइट मैटर हो गया, मेनिंजेस हो गया, फिर ब्रेन की लेयर्स हो गई, फिर आपका स्कल हो गया, जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर किसी भी तरीके का इरिटेशन हो रहा है, कोई ट्रॉमा है, ट्यूमर है, या किसी भी तरीके का स्कार इंजरी है, किसी भी तरीके का टेंशन है, किसी भी तरीके का कंकशन है, कंट्यूशन है, अगर उन स्ट्रक्चर्स में, ब्रेन के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो दैट विल लीड्स टू हेडेक। देन नेक्स्ट इज, सेकेंड इज एवरीथिंग अबव शोल्डर, neck, skull and face. Above shoulders, neck, skull and face causes headache. वो कुछ भी हो सकता है, टेंशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, आई पेन है, नोज़ पेन है, ईयर पेन है, नेक पेन है, स्कल में कोई इंजरी हुआ है, स्कल में किसी भी तरीके का कंकशन है, या शोल्डर्स में पेन है, एनीथिंग विच इज़ अबव शोल्डर, नेक, स्कल इज़ कॉजिंग हेडेक। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली माइग्रेन की वजह से इन्फ्लेमेशन है या इन्फ्लेमेशन की वजह से माइग्रेन हो रहा है, इरिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द ब्रेन, फिर शोल्डर्स में, नेक में, स्कल में, फेस में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, फेस में स्वेलिंग है, फेस में इंजरी है, फेस में ट्रॉमा हो गया है, या फेस सर्जरी हुआ है, कुछ भी फेस से रिलेटेड कुछ भी है, तो दैट कैन लीड्स टू हेडेक। देन योर सिस्टमिक इलनेस, सिस्टमिक इलनेस में आपका आएगा इन्फेक्शन सिस्टम्स में, जैसे जीआई सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है, निमोनिया है, या ब्रोंकाइटिस है, या सीओपीडी है, या किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन है, हेडेक इंडिकेट करेगा। डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, तब भी पेशेंट को हेडेक होगा। देन चेंजेस इन द ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड फ्लो थ्रू द ब्रेन। अभी नॉर्मल हमारा हार्ट का फंक्शन क्या होता है? ब्लड को फ्लो करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड फ्लो में डिस्टर्बेंसेस हैं, ब्लड फ्लो में चेंजेस हैं। पेशेंट को अगर डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन है पेशेंट को, या ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक प्रॉपर नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का एम्बोलस है ब्लड के अंदर, या किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ब्रेन तक जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं सर्कुलेट हो रहा है, उसकी वजह से भी हेडेक होता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? माइग्रेन, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, इंजरी ऑफ नेक, शोल्डर, स्कल, फेस, इट कैन लीड्स टू हेडेक। देन सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन और सिस्टमिक इलनेस लाइक इन्फेक्शंस, देन डिहाइड्रेशन, ये सब आपके कॉजेज हैं। देन चेंजेस इन ब्लड सर्कुलेशन, ट्रॉमा, किसी भी टाइप का ट्रॉमा अगर बॉडी के अंदर है। देन चेंजेस इन ब्रेन केमिस्ट्री, चेंजेस इन ब्रेन केमिस्ट्री। अब ब्रेन केमिस्ट्री कौन कौन क्या क्या है, मतलब ब्रेन में किस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या क्या फंक्शन करते हैं। अगर ब्रेन में किसी भी तरीके का इंजरी है, या इन्फ्लेमेशन है, या ट्यूमर हो गया है, या एन्यूरिज्म है, या किसी भी तरीके का सीवीए है, इसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या तो उनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है सेक्रीशन का, या उनका सेक्रीशन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। और जब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का सेक्रीशन डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाता है, दैट विल लीड्स टू हेडेक। देन मेडिकेशन रिएक्शन, अगर कोई विड्रॉल का पेशेंट है, अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट है, या कोई एक्सेसिवली एल्कोहलिक है, ड्रग अब्यूज़ करता है किसी भी टाइप के, क्योंकि बहुत सारी हमारी जितनी भी हम जो भी मेडिसिन लेते हैं वो किसी भी सिस्टम की मेडिकेशन हो, वो एंटीवेस्कुलर मेडिकेशन हो, वो एंटी हाइपरटेंसिव्स हो, या वो एंटासिड्स हो, कोई भी मेडिकेशन, जितनी भी हमारी मेडिकेशंस होती हैं, सारी मेडिकेशंस के साथ में उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स
एसोसिएट करते हैं। तो बहुत सारी हमारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो हम लेते किसी और प्रॉब्लम के लिए हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स कहीं और नज़र आते हैं। तो बहुत सारी मेडिकेशन रिएक्शंस की वजह से हेडेक होता है। ड्रग अब्यूज़ इज़ a cause, then drug withdrawal syndrome is a cause, then facial muscle clenching. facial muscle clenching का मतलब होता है, आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है जब उनको गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वो फेस रिएक्शंस देने शुरू कर देते हैं। ये छोटे बच्चों में होता है, बट जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें टेंशन होती है किसी चीज़ की या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या होता है हमारा, फेस पे। तो फेस क्लेंचिंग, फेशियल मसल क्लेंचिंग ऑल्सो इंडिकेट्स और ऑल्सो एग्रीवेट्स हेडेक। देन प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, एग्जैक्टली बहुत देर तक हम एक ही पोजीशन में बैठे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स में टेंशन बढ़ेगा क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट की वजह से टेंशन बढ़ेगा। जब हम कंटिन्यूसली एक जगह में बैठे हैं और काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ़ोन में काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद में हमारे नेक में पेन होना शुरू हो जाता है। नेक में एंड शोल्डर्स में पेन शुरू हो जाएगा। नेक और शोल्डर का पेन दैट एग्रीवेट्स हेडेक। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर लॉन्गर पीरियड, बहुत देर तक हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, या बहुत देर तक हम सिर्फ क्लास ले रहे हैं, बहुत देर तक हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो रही है, तो आँखों पर प्रेशर पड़ेगा, आईज़ में टेंशन क्रिएट होगा। तो जब आईज़ में टेंशन क्रिएट हो जाएगा तो दैट विल एग्रीवेट हेडेक। तो प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, देन कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, इमोशनल स्ट्रेस, सडन एंड एक्सेसिव रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन इन द ब्रेन। तो अभी मैंने जस्ट जैसे ही इटियोलॉजी शुरू की थी तभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, इन्फ्लेमेशन। बॉडी के अंदर अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन है तो दैट विल रिलीज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, बिकॉज ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो रिलीज होगा क्या क्या, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो अभी हमारे ब्रेन के पास में दो एसोसिएटेड फंक्शंस है, एक जो बॉडी को नॉर्मल करना है, मतलब बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को कंटिन्यू करना है, और दूसरा बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन आई है उसको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमारे सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो पेन को एग्रीवेट करते हैं। देन चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा देर तक सो रहा है और सोने के बाद में वो जग रहा है तब भी उसको हेडेक होता है, और अगर कोई रात भर जाग के अपने असाइनमेंट्स पूरे कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे यू विल फील हेडेक। तो चेंजेस इन स्लीप पैटर्न ऑल्सो एग्रीवेट्स हेडेक। देन स्मोकिंग, एल्कोहल इनटेक, फूड एलर्जीज। फूड एलर्जीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं फूड्स विच आर हाई इन नाइट्राइट्स। एग्जाम्पल इज स्मोक्ड मीट। जो फूड्स में नाइट्राइट्स ज़्यादा होते हैं दैट विल एग्रीवेट्स हेडेक। देन ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स, ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स में एन्यूरिज्म हो सकता है, देन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को होता है, या इस्चेमिक अटैक्स होते हैं, या फिर कैरोटिड आर्टरी इन्फ्लेमेशन है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, सीजर्स हैं। तो ये सारी हमारी हो गई इटियोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हेडेक इज़ नॉट अ डिजीज़ कंडीशन बट अ सिम्टम। अब सिम्टम किसी भी चीज़ के साथ में आ सकते हैं, तो इसीलिए इसकी इटियोलॉजी बहुत वास्ट है। तो इटियोलॉजी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो रनिंग नोट्स ले सकते हैं। तो इटियोलॉजी देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्या था आपका, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी सिस्टम, देन इरिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द ब्रेन, देन एवरी डिसऑर्डर और एवरी disease condition or anything above shoulder, neck, skull and face causes headache. Then systemic illness like infections, dehydration, changes in blood circulation and blood flow to the brain, trauma, changes in brain chemistry, then changes in medication or medication reaction, drug abuse or withdrawal, facial muscle clenching, then prolonged sitting and working on computers, concentrating for longer hours, then emotional stress, sudden and excessive release of histamines and serotonins in the brain, then changes in sleep pattern, smoking, alcoholism, food allergies, blood vessel disorders, then stroke, ischemia, cerebral aneurysm,
carotid artery inflammation, brain tumor and seizures. So these are the main and most important etiology of headache. Next we will continue with pathophysiology. तो अभी क्या था, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है कि हेडेक क्या होता है एंड उसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, और हम डिफरेंट टाइप के हेडेक्स भी पढ़ेंगे. तो उससे पहले हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहला क्या आएगा, ड्यू टू द कॉजेज. कॉजेज क्या क्या है, कोई भी आपका कॉज हो सकता है. जैसे ईटियोलॉजी में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन, तो हम इसी को कॉज मान के चलते हैं. तो ड्यू टू द कॉजेज एग्जाम्पल इज इन्फ्लामेशन और ट्रॉमा. तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द कॉजेज इट विल लीड्स टू हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन. जो हमारा हाइपोथैलेमस है हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, उनका मेंटेनेंस करता है, मेमोरी स्टोर करता है, उनके फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है. तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन हुआ है. अब हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन की वजह से क्या हो रहा है, इट रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर्स. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या थे आपके इन्फ्लेमेशन में, मैंने आपको बताया था. जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन हो रहा है. हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर्स रिलीज हो रहे हैं. अब न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या हैं आपके, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. तो सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन रिलीज की वजह से क्या हो रहा है, ऑल्ट्रेशंस इन थैलेमोकॉर्टिकल सर्किट्स. सी नॉर्मली आप इसको बनाते रहो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, लीड्स टू एरो लगा के आप पैथोफिजियोलॉजी लिखते रहो, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी. और पैथोफिजियोलॉजी हेडेक की बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं. तो फर्स्ट क्या था आपका, ड्यू टू द कॉजेज. सपोज पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो रहा है या ट्रॉमा हो रहा है, तो ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन हुआ, यानी कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो जाएगा. सपोज कहीं चोट लगी है, तो चोट लगने के बाद क्या क्या होता है, नॉर्मल इसको इस चीज़ से समझो. सपोज आपकी फिंगर में पिन प्रिक हो गया है, तो पिन प्रिक हुआ, जैसे ही आपकी फिंगर में पिन प्रिक हुआ, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस होता है, हमारी नर्व्स इतनी फास्ट होती हैं कि जैसे ही पिन प्रिक हुआ तुरंत हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन हुआ, और वहाँ से सिग्नल कहाँ आया, जहाँ पर आपकी फिंगर टिप में वो पिन प्रिक हुआ है. तो सडनली जैसे ही पिन प्रिक हुआ आपने फिंगर को तुरंत से हटा लिया. तो ये किसका काम था, पिन प्रिक इज द कॉज. उसके बाद हाइपोथैलेमस हमारा एक्टिवेट हुआ, जैसे ही हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए. न्यूरोट्रांसमीटर्स ने क्या काम किया, सडनली आपको बोला कि अभी आप यहाँ से अपनी फिंगर हटा लो अदरवाइज पेन होगा. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आपको सिग्नल दिया रिमूव द फिंगर, और आपने अपनी फिंगर को रिमूव कर लिया, एक्स्ट्रा आगे होने वाले पेन से अपने आप को बचा लिया. तो क्या क्या कॉज था, इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन हो रहा है. हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड मॉड्यूलेटर्स रिलीज हो रहे हैं. उन रिलीज की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या क्या है हमारे, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. अब इन दोनों की वजह से हमारा जो थैलेमोकॉर्टिकल सर्किट है उसके अंदर ऑल्ट्रेशंस हो रही हैं. ठीक है, अब ऑल्ट्रेशंस में क्या क्या ऑल्ट्रेशन होगा, ब्रेन हमारे थैलेमोकॉर्टिकल सर्किट्स को बताएगा कि सी अभी आपके पास में दो चीज़ें हैं. जैसे आप अपने आप को लेके देखो, आप 3rd ईयर बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ये आपका एक फंक्शन है. दूसरा फंक्शन क्या है, आपने क्लासेस भी लेनी है प्लस आपको क्लिनिकल्स भी अटेंड करने हैं. तो ये आपकी दो चीज़ें हैं. आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, टीचर्स. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपके टीचर्स. टीचर्स आपको बोल रहे हैं आपने क्लासेस भी लेनी है, एक दिन में आपको 2 क्लासेस अटेंड करनी है और आफ्टरनून में आपने अपने क्लिनिकल्स अटेंड करने हैं. तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, आपका कॉलेज क्या है, आपका ब्रेन. आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये आपका नॉर्मल फंक्शन है. आपके टीचर्स क्या हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आपको ऑर्डर दिया कि आपने क्लासेस भी लेनी है और आपने क्लिनिकल्स भी लेने हैं. तो आपका काम 2 जगह डिवाइड हो गया. यू हैव टू अटेंड द क्लासेस ऑल्सो एंड अटेंड द क्लिनिकल्स ऑल्सो. तो आपका जो सर्किट है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 पोर्शंस. You have to attend the class and you have to attend the clinicals also. तो सेम फंक्शन होगा हमारा ब्रेन का
तो हमारा जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स रिलीज़ होंगे, वो हमारे ब्रेन को ऑर्डर देंगे और ऑर्डर की वजह से हमारा हाइपोथैलेमो कॉर्टिकल जो सर्किट है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा. हैज़ टू मेंटेन द नॉर्मल बॉडी रेगुलेशंस एंड हैज़ टू रिड्यूस द और टू प्रिवेंट अदर बॉडी फंक्शंस फ्रॉम इन्फ्लेमेशन. तो अभी हमारे बॉडी के अंदर 2 काम हो गए हैं, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को भी मेंटेन करना और उसके बाद हमारे इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करना, उसको किसी और बॉडी सिस्टम में इवेड ना होने देना. तो ड्यू टू द कॉजेज क्या आते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन हो रहा है. हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन विल लीड्स टू रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर्स. एग्जाम्पल्स आर हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन विच ऑल्टर्स द थैलेमोकॉर्टिकल सर्किट. वो हमारे बॉडी ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. विच लीड्स टू ऑल्टर्ड ब्रेन कनेक्टिविटी होगा. अब जब ब्रेन में कनेक्टिविटी ऑल्टर हो जाएगी, क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, समझ में आएगा कि कैसे इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है और कैसे नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना है. तो ऑल्ट्रेशन होने लगेगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनको कुछ और काम आ जाता है. कुछ ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल्स नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो ऑल्ट्रेशन होने लगती हैं. तो वही ऑल्ट्रेशन ब्रेन में होने लगती है. कभी तो वो बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करने लगता है, कभी वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने लगता है. तो alteration in thalamocortical circuits leads to altered brain connectivity, which leads to brainstem activation, which leads to central sterilization and which further leads to pain. तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी होता है. पैथोफिजियोलॉजी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है. ड्यू टू द कॉजेज क्या हैं आपके, एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन एंड ट्रॉमा. इसकी वजह से इट विल लीड्स टू हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन विच लीड्स टू रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर्स विच लीड्स टू alterations in thalamocortical circuits which leads to altered brain connectivity which leads to brainstem activation which leads to central sterilization. Central sterilization का मतलब है not sterilization, this is sensitization, central sensitization का मतलब है अभी जब ब्रेन स्टेम एक्टिवेट हो गया है तो ब्रेन को ऑर्डर दिया जा रहा है कि डू वॉट एवर यू वांट, क्योंकि अभी आप ना तो क्लिनिकल से अटेंड कर रहे हो ना आप क्लासेस ही अटेंड कर रहे हो, तो जो करना है वो करो. तो सेम हमारा ब्रेन में आ जाता है. जब ब्रेन की कनेक्टिविटी ऑल्टर होने लगती है तो ब्रेन स्टेम एक्टिवेट हो जाते हैं. ब्रेन स्टेम एक्टिवेशन के बाद में सेंट्रल सेंसिटाइजेशन हो जाता है. उसके बाद पेशेंट को ब्रेन में पेन फील होता है एंड दैट पेन इज हेडेक. तो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी. फाइन. तो अभी हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. बिफोर साइन एंड सिम्टम्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे पेन कितने टाइप्स के होते हैं. तो इम्पॉर्टेंट, द पेन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज. हेडेक इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ द पेन. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इज प्राइमरी हेडेक, देन सेकेंडरी हेडेक, third is cranial neuralgias, facial pain and other headaches. तो हमारे 3 टाइप की कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्रेनियल न्यूरोलजियाज. अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे. तो प्राइमरी हेडेक्स में क्या क्या आते हैं. प्राइमरी हेडेक्स इंक्लूड माइग्रेन हेडेक्स, टेंशन हेडेक्स एंड क्लस्टर हेडेक्स. देन सेकेंडरी हेडेक्स इंक्लूड साइनसेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक, सब्सटेंस अब्यूज और विड्रॉल हेडेक एंड इन्फेक्शंस. तो ये सेकेंडरी हेडेक्स हो गए. क्रेनियल न्यूरोलजियाज, फेशियल पेन एंड अदर हेडेक्स आर डिफरेंट पेन्स. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी हेडेक. प्राइमरी मीन्स ये हम फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी में भी पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो प्राइमरी का मतलब होता है कि पेन is originated in the head. Pain is originated in the brain
उसके साथ में कोई भी एसोसिएटेड डिजीज़ कंडीशन नहीं है, तो दैट इज़ नोन एज प्राइमरी हेडेक. एग्जाम्पल इज माइग्रेन हेडेक्स, टेंशन हेडेक्स एंड क्लस्टर हेडेक्स. तो माइग्रेन के साथ में कोई भी और डिजीज़ कंडीशन एसोसिएटेड नहीं है. टेंशन एज ऑलरेडी नेम डिनोट्स कि टेंशन हो रही है या किसी भी तरीके से एंजाइटी हो रही है, वो एग्ज़ाम की एंजाइटी हो सकती है, वो रिज़ल्ट की एंजाइटी हो सकती है, या वो किसी भी जॉब को लेकर एंजाइटी हो सकती है. किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन कैन एग्रीवेट्स हेडेक. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइग्रेन हेडेक्स. तो माइग्रेन हेडेक्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पाउंडिंग थ्रोबिंग पेन. जो हमारे माइग्रेन हेडेक्स होते हैं वो पाउंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा पाउंडिंग एंड थ्रोबिंग पेन होते हैं. ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ मार रहा है सर के अंदर. जैसे नॉर्मली हम बोलते रहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ खटखट खटखट हो रहा है सर में. तो दैट इज़ पाउंडिंग एंड थ्रोबिंग पेन एंड इट कैन लास्ट फॉर 4 hours to 3 days. नॉर्मली जो पेन होता है वो 4 hours से लेकर 3 days तक हो सकता है और मंथ में इसके अटैक्स 1 to 4 times आ सकते हैं. तो आप इंटेंसिटी, उसका डेप्थ, उसका ड्यूरेशन और उसका सीवियरिटी यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि अगर कोई किसी पेशेंट को माइग्रेन का पेन हो रहा है, माइग्रेन का अटैक हो रहा है, तो वो कितना सीवियर हो सकता है, क्योंकि वो 4 घंटे से लेकर 3 दिन तक रह सकता है और ये मंथ में 4 बार तक इसके अटैक्स हो सकते हैं. तो पेशेंट कैन हैव so many attacks of migraine in a month which last more than 4 hours to 3 days. तो migraine headaches are described as pounding and throbbing pains. ठीक है. next is migraine is divided into 4 phases. अब migraine के भी further इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं. तो जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्ज़ाम में आप इसी सीक्वेंस में लिखोगे. सबसे पहले आप डेफिनेशन, हेडेक का डेफिनेशन लिखोगे, फिर इटियोलॉजी लिखोगे, देन आप पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे, देन टाइप्स ऑफ पेन्स लिखोगे. हेडेक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो हेडेक्स जो कैटेगराइज करता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्रेनियल पेन्स. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्रेनियल न्यूरोलजियाज, ये आपके 3 टाइप्स के पेन्स होते हैं. अब प्राइमरी में भी आपके 3 टाइप के पेन्स होते हैं: माइग्रेन, टेंशन एंड क्लस्टर. सेकेंडरी में सेकेंडरी नेम इटसेल्फ डिनोट्स के ऑलरेडी बॉडी के अंदर कोई और डिजीज़ पहले से प्रेजेंट है, उस डिजीज़ की वजह से पेन एग्रीवेट हो रहा है, तो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी पेन. ठीक है. तो अभी हम माइग्रेन पढ़ रहे हैं. तो माइग्रेन इज pounding and very severe and throbbing pain, or it can last more than 4 hours to 3 days and the attack can be for more than 3 times in a month. तो ये severe type of headache होता है. Migraine is divided into 4 phases. सबसे पहला फेज होता है प्रोड्रोम फेज, यानी कि PRODROME, प्रोड्रोम फेज. सेकेंड इज ऑरा फेज, थर्ड हेडेक फेज एंड फोर्थ इज रिकवरी और पोस्टड्रोम फेज. तो ये आपके 4 टाइप्स के फेजेस होते हैं माइग्रेन में. 1 by 1 हम देखेंगे. तो क्या क्या है आपके प्रोड्रोम, ऑरा, हेडेक एंड रिकवरी फेज. तो फर्स्ट इज प्रोड्रोम फेज. तो इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय 60% ऑफ पेशेंट्स with symptoms that occurs hours to days before a migraine headache. मतलब प्रोड्रोम का मतलब है पहले हेडेक आने से या और दूसरे फेजेस आने से पहले का जो फेज़ है, उस फेज़ में नॉर्मली क्या क्या होता है. तो इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय मोर देन 60% ऑफ द पेशेंट्स. सारे पेशेंट्स को ये फेज़ नहीं होता है. जिनको सीवियर माइग्रेन होता है या जिनमें क्रॉनिक माइग्रेन है, उन पेशेंट्स में ज़्यादातर हम प्रोड्रोम फेजेस एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये क्या हो सकता है, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो आवर्स टू डेज तक हो सकते हैं. मतलब वो एक घंटे के लिए आ सकते हैं, 2 घंटे के लिए आ सकते हैं, या फिर कई दिन तक वो सिम्टम्स रह सकते हैं. तो प्रोड्रोम फेजेस एक्सपीरियंस्ड बाय 60% ऑफ पेशेंट्स विद सिम्टम्स दैट अकर्स आवर्स टू डेज बिफोर अ माइग्रेन हेडेक. तो ये सिम्टम्स क्या क्या हैं. सिम्टम्स आर डिप्रेशन, पेशेंट इज डिप्रेसिव, इरिटेबिलिटी,
फीलिंग कोल्ड का मतलब यहाँ वो नहीं है कि बॉडी में टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी ठंडी हो जाएगी, वो वाला फीलिंग कोल्ड नहीं है, ये एक्सप्रेशन वाला है, पेशेंट को कोई भी फीलिंग्स नहीं होंगी, तो दैट इज फीलिंग कोल्ड। देन फूड क्रेविंग्स, पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लग रही है, लेकिन जब भूख लग रही है तो पेशेंट को क्रेविंग्स हो रही हैं, फूड क्रेविंग्स होती हैं। जैसे प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं ना, डिफरेंट चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए खाना खाने का मन नहीं करता, लेकिन अनयूजुअल चीज़ों के लिए क्रेविंग होती है। उसी तरीके से पेशेंट एनोरेक्सिक होगा बट फूड क्रेविंग्स होंगी पेशेंट को। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, फीलिंग कोल्ड और यू कैन से इमोशनलेस, फूड क्रेविंग्स, एनोरेक्सिया, चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। अब एक्टिविटी लेवल दो तरीके का होता है, एक तो आपका हाइपर एक्टिव और एक होता है हाइपो एक्टिव। तो पेशेंट का जो एक्टिविटी लेवल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम साइकेट्री में पढ़ते हैं ना, बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड आपके नॉर्मल बाइपोलर्स होते हैं, मेनियक होते हैं और डिप्रेसिव होते हैं। तो पेशेंट उसी तरीके से पेशेंट का जो एक्टिविटी लेवल है वो चेंज हो जाता है, या तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या फिर वो हाइपो एक्टिव हो जाते हैं। कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, लेज़ी हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव मतलब कुछ काम नहीं है फिर भी वो ढूंढ के काम करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। देन इंक्रीज्ड यूरिनेशन, देन डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। जैसे पेशेंट का एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा या पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपो एक्टिव हो जाएगा, उसी तरीके से या तो पेशेंट को डायरिया होगा या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो प्रोड्रोम फेज इज एक्सपीरियंस्ड बाय 60% ऑफ द पेशेंट्स। जो सिम्टम्स हैं वो 1 घंटे से लेकर कई दिन तक चल सकते हैं। और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, फीलिंग कोल्ड और इमोशनलेस, then food cravings, anorexia, changes in activity level. Activity level changes can be hyperactivity or hypoactivity, then increased urination, diarrhea और constipation। तो ये हमारा प्रोड्रोम फेज होता है फॉर माइग्रेन। सेकेंड फेज इज ऑरा फेज। ऑरा फेज इज not in all the patients, it is only experienced by very less, और just जो सिम्टम्स हैं वो विद इन 1 आवर रिजॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे सारे पेशेंट्स इसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जैसे प्रोड्रोम फेज था वो मोस्ट ऑफ द टाइम 60% पेशेंट्स को होता है, और उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो जिनको सीवियर माइग्रेन होता है या क्रॉनिक माइग्रेन होता है। तो उसी तरीके से ऑरा फेज जो होता है वो भी सारे पेशेंट्स में नहीं होता है, और जिन पेशेंट्स में भी होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए सिम्टम्स होते हैं, और विद इन 1 आवर वो सिस्टम्स कैन बी रिजॉल्व। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं? विजुअल डिस्टर्बेंसेस। अब विजुअल डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा? विजुअल डिस्टर्बेंसेस इंक्लूड लाइट फ्लैशेस एंड मोस्टली हेमी एनोपिक। लाइट फ्लैशेस होंगे, जैसे मतलब अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट है या नॉर्मल हेडेक का भी पेशेंट होता है ना, तो वो जब लाइट को देखते हैं तो ऐसे लगता है ना, वो बोलते हैं अरे यार लाइट ऑफ कर दो, बहुत ज़्यादा चमक रही है। तो ये होता है लाइट फ्लैशेस एंड मोस्टली हेमी एनोपिक। हेमी एनोपिक मीन्स एनोपिया मीन्स विजुअल फील्ड एंड हेमी एनोपिक मीन्स अफेक्टिंग ओनली द हाफ विजुअल फील्ड। अब आप विजुअल फील्ड समझने की कोशिश करो। जब आप आई पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियरली पढ़ाया जाएगा, बट बिफोर दैट मैं आपको जस्ट एक जिस्ट दे रही हूँ कि आपका विजुअल फील्ड होता क्या है। आप एक एक्टिविटी करो, एक्टिविटी करना, उस एक्टिविटी में क्या करना है, मेरे साथ साथ आप एक्टिविटी करो। एक्टिविटी में क्या करना है? पेन पकड़ो अपने सामने, बिल्कुल आंखों के सामने पेन पकड़ लिया सबने? यस मैम। ओके, तो आप पेन को देखते रहो विदाउट लुकिंग साइड वाइज। साइड्स में मत देखना, और मतलब मुझे नहीं बताना है, आप आइडेंटिफाई करो कि आप सिर्फ और सिर्फ पेन को देख रहे हो, फिर भी आपको साइड्स में, दोनों ही साइड्स में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं विदाउट मूविंग योर आईज, है ना? यस मैम। नज़र आ रही है ना? यस
ma'am. ओके, तो ये होता है आपका विजुअल फील्ड, यानी कि आप साइड्स में नहीं देख रहे हो, दोनों साइड्स में आप, यू आर नॉट लुकिंग साइड वाइज, यू आर लुकिंग ओनली टू द पेन, जो आप पेन को देख रहे हो, बट फिर भी आपको साइड्स में काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ नोन एज विजुअल फील्ड. तो आप जब किसी के साइड से निकलते हो, या आप जैसे आप खड़े हो और आपके साइड्स पे कोई आ रहा है, तो आप उसको देखे बिना आप पता कर सकते हो कि कोई आ रहा है, तो दैट इज़ योर विजुअल फील्ड. तो हेमी एनोपिक मीन्स आपको पूरा एक एंगल, हमारा एक 90 डिग्री का एंगल होता है, वो 90 डिग्री एंगल की बजाय सिर्फ 45 डिग्रीज तक हमें आइडेंटिफाई होता है, 45 के बाद में आइडेंटिफाई होना बंद हो जाता है. तो दैट इज विजुअल डिस्टर्बेंसेस इन माइग्रेन पेशेंट्स. समझ आ गया माइग्रेन मतलब आपका ऑरा फेज में विजुअल डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. जो ऑरा फेज होता है वो सारे पेशेंट्स में नहीं होता है, वो बहुत कम पेशेंट्स में होता है, और ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो विद इन 1 आवर रिजॉल्व हो जाते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या होते हैं? विजुअल डिस्टर्बेंसेस. विजुअल डिस्टर्बेंसेस में लाइट फ्लैशेस होंगे. लाइट फ्लैशेस मतलब जब आप लाइट को देखोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देगी, वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है. और जो विजुअल फील्ड है वो हाफ अफेक्ट होगा, वो सिर्फ हाफ अफेक्ट होगा, तो दैट इज नोन एज हेमी एनोपिक. HEMIANOPIC, हेमी एनोपिक. तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगे पेशेंट को. देन नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ लिप्स, फेस एंड हैंड्स. नमनेस मतलब पेशेंट को फील होगा जैसे कुछ, जैसे नॉर्मली हम ले लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठ गए तो ऐसे लगता है जैसे पैर में जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो पैर में टिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है, चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, टिंगलिंग टिंगलिंग होने लगती है, तो दैट इज नोन एज नमनेस एंड टिंगलिंग इन द लिप्स, फेस एंड हैंड्स. तो ये सिम्टम्स होगा. फिर कन्फ्यूजन होगा पेशेंट को, वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, देन ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस. तो ये सारे ऑरा फेज के सिम्टम्स हैं. विजुअल डिस्टर्बेंसेस, नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ लिप्स, फेस एंड हैंड्स, देन कन्फ्यूजन, वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ड्राउजीनेस एंड डिजीनेस. ये हमारे ऑरा फेज में होते हैं. थर्ड फेज आता है आपका हेडेक फेज. तो इट इंडिकेट्स वेसोडायलेटेशन एंड decrease in serotonin level which causes pain and experienced by all the patients, and pain is very severe and last for hours to days. तो हमारे 3 phases complete हो गए हैं, प्रोड्रोम फेज, ऑरा फेज एंड हेडेक फेज. तो हेडेक फेज इज very severe and experienced by all the patients. As name already denotes, इट्स हेडेक. तो हेडेक के अलावा इसमें और कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं. तो हेडेक होगा पेशेंट को, सीवियर हेडेक होगा, और जब पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा तो बाकी और चीज़ों में पेशेंट को समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है. और हेडेक इतना सीवियर होता है कि पेशेंट कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाता है. तो अनकॉन्शियसनेस होगा पेशेंट को, समटाइम्स सबकॉन्शियसनेस होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, और सीवियर पेन होगा विच लास्ट मोर देन आवर्स टू days. So that is headache phase. And third is fourth is recovery phase. So as name itself denotes, it is recovery phase. So recovery also known as termination or post-drone phase, also known as termination or post-drone phase. The pain gradually subsides with symptoms. तो हमारा फर्स्ट क्या था? प्रोड्रोम, सेकेंड ऑरा फेज, थर्ड हेडेक फेज, एंड फोर्थ इज योर रिकवरी फेज विच इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनेशन और पोस्ट ड्रोन फेज. इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन इन नेक एंड स्कैल्प, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन मसल पेन होगा, लोकलाइज्ड टेंडरनेस होगा. हेडेक है तो सर बहुत ज़्यादा भारी भारी लगेगा, एग्जॉशन,
इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है कि पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, देन मूड चेंजेस होंगे पेशेंट को, एंड एक्सटेंडेड स्लीप पीरियड, ये हमारा माइग्रेन होता है. तो माइग्रेन इज severe headache which is described as pounding and throbbing pain. It is characterized in 4 phases, that is prodrome phase, aura phase, headache and recovery phase. Recovery phase is otherwise known as termination or post-drome phase. All the 4 phases have different symptoms, but all the 4 phases are not being experienced by all the patients, but third phase is experienced by मोस्ट ऑफ द पेशेंट. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को प्रोड्रोम फेज ही नहीं होता है, वो सीधा ऑरा में चले जाते हैं या फिर हेडेक में चले जाते हैं. किसी को फर्स्ट फेज नहीं होता है, किसी को सेकेंड फेज नहीं होता है, बस थर्ड एंड फोर्थ फेज ऑल पेशेंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड. तो ये होता है हमारा माइग्रेन. सेकेंड क्या है आपका? टेंशन हेडेक. अब टेंशन हेडेक को एक्सप्लेन करने की तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, बट फिर भी टेंशन headaches are most common type of headaches among all the individuals and teens. adults में होता है, teens में होता है, old age में होता है, हर किसी को होता है. हर किसी को टेंशन हेडेक होता है, क्योंकि हर किसी बंदे को किसी ना किसी चीज़ की टेंशन होती है. हर किसी इंडिविजुअल को हर चीज़ का स्ट्रेस होता है, और जब स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो दैट स्ट्रेस कैन लीड्स टू हेडेक. तो पेशेंट को टेंशन हेडेक में माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, नॉट मोर देन दैट. सीवियर पेन नहीं होता है. अगर सीवियर हो जाए किसी पेशेंट को तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज माइग्रेन. तो टेंशन, किसी भी टाइप का टेंशन, कंकशन है, ट्रॉमा है, कंट्यूशन है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, एंजाइटी है, कन्फ्यूजन है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर रही है ब्रेन के अंदर, या ब्लड सर्कुलेशन को डिक्रीज़ कर रही है, या एक्सेसिव वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, दैट कैन लीड्स टू टेंशन हेडेक. दैट कैन लीड्स टू टेंशन हेडेक. थर्ड इज योर क्लस्टर हेडेक. थर्ड इज क्लस्टर हेडेक. अब क्लस्टर हेडेक्स आर मोर सीवियर देन माइग्रेन्स. Cluster headaches are more severe than migraines. So these are headaches which are severe. Patients will experience pain in clusters. Pain in clusters मतलब 1 to 3 times a day for 2 to 3 weeks. अब नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा माइग्रेन होता है वो एक बार शुरू हो गया तो या तो वो 3-4 घंटे तक कंटिन्यूसली रहेगा और अब बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद होगा, फिर उसके बाद और 4-5 दिन ले जाएगा. तो ऐसे धीरे धीरे वो टाइम गैप बीच में ज़्यादा होता है. लेकिन क्लस्टर हेडेक्स में क्या होता है, एक दिन में ये 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट होता है. मतलब सुबह आप उठे हो सडनली, मतलब उठे हो आप नॉर्मली, जैसे रात को सो गए, सुबह उठना है, आपने काम करना है, फिर काम पे जाना है, फिर आपने पढ़ाई करनी है और भी काम करना है. जैसे आप सुबह उठे आपको फील हो रहा है बहुत सीवियर पेन हुआ है, सडनली बहुत सीवियर पेन हुआ, पेन 15-20 मिनट्स तक रहा और वो बंद हो गया. कोई सिम्टम्स नहीं आए आपको पेन के अलावा, आराम से आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो, 15 मिनट के बाद आप नॉर्मल हो गए, कॉन्शियस हो गए हो, सारा काम नॉर्मली कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं, आपको ये लग भी नहीं रहा है कि आपको 15 मिनट पहले पेन था. तो दैट इज़ 1 एपिसोड. फिर 4 घंटे के बाद में सडनली आपको फिर से पेन हुआ और सीवियर पेन हुआ, 15-20 मिनट वो पेन रहा, फिर अपने आप सबसाइड हो गया, वो सेकेंड एपिसोड. फिर आपको 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद फिर से सडनली पेन हुआ, 15 मिनट 20 मिनट वो पेन रहा, फिर अपने आप ही सबसाइड हो गया. तो ये क्या होता है, ये क्लस्टर्स हैं, ये पेन के क्लस्टर्स हैं, और ये वीक में 2 से 3 दिन आते हैं. माइग्रेन आप समझ रहे हो, माइग्रेन क्या होता है, अगर पेन एक बार शुरू हुआ तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो बंद नहीं होता है. ये माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक्स में डिफरेंस होता है कि माइग्रेन अगर एक बार शुरू हो गया तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बट क्लस्टर हेडेक्स में शुरू हुआ, पेन शुरू हुआ, स्टॉप हो गया, 3-4 घंटे बाद फिर शुरू हुआ, फिर स्टॉप हो गया, फिर शुरू हुआ, फिर स्टॉप हो गया. तो ये क्लस्टर्स में आता है.
ये 3-4 हफ्ते में 3-4 बार हफ्ते में 3-4 बार आएगा, बट क्लस्टर्स में आएगा। जबकि माइग्रेन का पेन अगर एक बार स्टार्ट हुआ तो विदाउट मेडिसिन वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और वो 3 से 4 दिन के बाद अपने आप सबसाइड होगा अगर आप नॉन सीवियर कंडीशन में हैं। अगर आप सीवियर कंडीशन में हैं तो उस पेशेंट को मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आ गया माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक में। माइग्रेन अगर एक बार स्टार्ट होता है तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन क्लस्टर हेडेक्स एक बार शुरू हुआ 15-20 मिनट स्टे करता है, अपने आप सबसाइड हो जाता है। फिर 3-4 घंटे बाद फिर से शुरू हो जाएगा, 15-20 मिनट स्टे करेगा, अपने आप सबसाइड हो जाएगा। फिर 3 से 4 घंटे बाद नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। फिर से 3 से 4 घंटे बाद वो दोबारा 15-20 मिनट के लिए आएगा, फिर अपने आप सबसाइड हो जाएगा, फिर चला जाएगा। फिर 3 दिन के बाद सेम कंडीशन होगी, फिर 4 दिन के बाद सेम कंडीशन होगी। तो पेन एक साथ नहीं आ रहा है या कंटिन्यूसली स्टे नहीं कर रहा है, वो छोटे छोटे टाइम के लिए क्लस्टर्स में आ रहा है। तो दैट इज नोन एज क्लस्टर हेडेक, एंड क्लस्टर हेडेक इज मोर सीवियर देन माइग्रेन। तो ये होते हैं आपके प्राइमरी हेडेक्स। अब आते हैं आपके सेकेंडरी हेडेक्स पे। तो सेकेंडरी हेडेक्स आर दोज हेडेक्स विच आर ड्यू टू एनी अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल और इन्फेक्शियस कंडीशंस इन द नेक और हेड। अगर पेशेंट को किसी भी तरीके का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे साइनस है पेशेंट को, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है हेड में या नेक में, तब पेशेंट को हेडेक हो सकता है। तो सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी कोई डिजीज़ कंडीशन या ऑलरेडी कोई कंडीशन बॉडी में प्रेजेंट है, उस वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है किसी वजह से, दैट इज नोन एज सेकेंडरी। किसी वजह से पेन हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी हेडेक। तो एग्जाम्पल्स आर साइनस पेन्स, पोस्ट ट्रोमैटिक हेडेक्स, सब्सटेंस एब्यूज़ और विड्रॉवल हेडेक्स। अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ करता है तो जब तक उनके अंदर ड्रग्स का असर रहेगा तब तक वो नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, वो एबनॉर्मल जैसे ही होंगे, बट जैसे जैसे उनका असर ख़त्म होगा पेशेंट को हेडेक होना शुरू हो जाएगा। और सब्सटेंस अब्यूज़ और वी कैन से इज हैंगओवर हेडेक, हैंगओवर हेडेक। एंड सेकेंड इज योर विड्रॉवल हेडेक, जो पेशेंट अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करते हैं या जो पेशेंट ड्रग छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनमें ज़्यादातर सिम्टम्स आते हैं। वो हेलुसिनेट होते हैं, उनको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उनको शॉक होने लगता है, फिर उन पेशेंट्स में एंजाइटी होने लगती है, कन्फ्यूजन होने लगता है, अनकॉन्शियसनेस होने लगती है। तो विड्रॉवल्स आप साइकेट्री में पढ़ोगे तो अच्छे से डिफाइन हो सकता है आपको विड्रॉवल सिंड्रोम्स क्या क्या होते हैं। तो सब्सटेंस अब्यूज़ अगर कोई करता है या विड्रॉवल से किसी को सिंड्रोम है, तब भी पेशेंट को हेडेक्स होते हैं। तो विड्रॉवल सिंड्रोम एंड सब्सटेंस अब्यूज़ कैन एग्रीवेट हेडेक, एंड देन इन्फेक्शंस। तो ये 4 चीज़ें हैं आपकी जो आपकी सेकेंडरी हेडेक्स में आती हैं: साइनसेस, पोस्ट ट्रोमैटिक हेडेक्स, सब्सटेंस अब्यूज़ और विड्रॉवल हेडेक्स, देन इन्फेक्शंस। ये आते हैं आपके सेकेंडरी। और थर्ड आते हैं आपके क्रेनियल न्यूरोलजिया, फेशियल पेन एंड अदर हेडेक्स। अब अदर हेडेक्स में आपके डिफरेंट टाइप्स के हेडेक्स आते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेस हेडेक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस हेडेक्स इज अदर टाइप का पेन है, या किसी पेशेंट को एसाइटिस है, लिवर इन्फ्लेमेशन है, दैट कैन लीड्स टू हेडेक। पेशेंट को चेस्ट पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, दैट कैन लीड्स टू हेडेक। डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, दैट कैन लीड्स टू हेडेक। तो कोई भी बॉडी का सिस्टम जो ऑल्टर्ड है, जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दैट कैन लीड्स टू बॉडी टेंशन, एंड बॉडी टेंशन विल लीड्स टू डिक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन, एंड डिक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन कैन लीड्स टू हेडेक। तो ये आपके टाइप्स ऑफ हेडेक्स होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर ही मैंने आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको बता दिए हैं। साइन एंड सिम्टम्स आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट आएगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपने जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, हेडेक्स क्या होता है, उनकी इटियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी, देन साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू फेजेस एंड अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज आपने मुझे बताने हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।
ओके, CR चंद्रकला, आप मुझे अटेंडेंस भेज देना प्लीज़. Okay, ma'am. ओके, थैंक यू.